Hello everyone. Today we are going to discuss topic revision. Section 115 of the CPC deals with the revision. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रिवीजन होती क्या है और कब लाई करती है और कहाँ पे ये रिवीजन लाई करेगी. Revision basically means the action of revising or carefully examining or perusal with a view to correcting or improving. Revision provides the means to the aggrieved party to obtain ratification of a non-appealable order. मतलब कि कोई ऑर्डर है जो कि नॉन अपीलेबल है, जिसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जा सकती, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन फाइल होगी. उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन फाइल की जा सकती है. उसका पर्पस क्या है कि अगर उस ऑर्डर में कोई इरेगुलरिटी है तो या कोई गलती हुई है तो उसको करेक्ट या इम्प्रूव किया जा सके, बिकॉज दीज ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल. अगर किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया जो कि गलत है, तो उस गलत ऑर्डर को ठीक करने के लिए जो एग्रीव्ड पार्टी, उसके पास ये तो रेमेडी है नहीं कि उसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर सके, बिकॉज इट इज़ ए नॉन अपीलेबल ऑर्डर. तो उसके पास रेमेडी क्या बचेगी? वो रिवीजन फाइल कर सकता है. कीप वन थिंग इन माइंड, हर एक ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल नहीं होती. कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट रिवीजन फाइल होती है. फॉर एग्जाम्पल की बेसिक जो क्राइटेरिया वो है कि वेदर दूज ऑर्डर्स आर अफेक्टिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस और नॉट. फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए कि ऑर्डर जो है वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है ना, कि उसके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकते. सेकंड थिंग, दैट ऑर्डर इज अफेक्टिंग अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस, वो मेरिट्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, तो उस ऑर्डर्स के अगेंस्ट रिवीजन फाइल की जा सकती है. सबसे पहले हम बेयर लैंग्वेज करते हैं. द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड by any court subordinate to such high court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears. सबसे क्या कहते हैं? द हाई कोर्ट में फर्स्ट थिंग, रिवीजन शैल ओनली लाई टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी. रिवीजन जो फाइल होगी सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही फाइल होगी और किसी कोर्ट में नहीं फाइल होगी. तो रिवीजन फाइल होने के बाद क्या कर सकती है हाई कोर्ट? हाई कोर्ट में कॉल द रिकॉर्ड ऑफ द लोअर कोर्ट, वो निचली कोर्ट का रिकॉर्ड कॉल कर सकती है. द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस, जिस केस में रिवीजन फाइल की है वो किसी भी केस का रिकॉर्ड कॉल कर सकती है. किस कोर्ट से? जो हाई कोर्ट से सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं. और किन केसेस में? वेयर देयर इज नो अपील लाइज. दोबारा बेयर एक्ट रीड करते हैं. द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस which has been decided by any court. Here they have used the term, the case. Here they have used the word term, any case which has been decided by the subordinate court. कि जिस केस को subordinate court ने डिसाइड कर दिया है. Under section 115, the term case decided is not equivalent of a suit or appeal decided. केस डिसाइडेड का मतलब ये नहीं है कि निचली कोर्ट ने अपील या ट्रायल को डिसाइड कर दिया, सूट को डिसाइड कर दिया. नो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है. देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस और टू द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन वेदर इट इंक्लूड्स एन इशू और पार्ट ऑफ अ केस. कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि पूरा केस डिसाइड का मतलब कि पूरा केस डिसाइड हो गया या उस जो सूट या अपील के अंदर कोई एक पार्ट डिसाइड हुआ, एक पॉइंट डिसाइड हुआ. द टर्म, वैसे अदरवाइज द टर्म केस इज नॉट वाइड इनफ टू इंक्लूड एवरी ऑर्डर. यहां पे जो टर्म केस डिसाइडेड है, दैट डजंट मीन कि आप हर एक तरह का ऑर्डर इंक्लूड कर लो उसमें. द टर्म केस इज नॉट वाइड इनफ टू इंक्लूड एवरी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट. कि जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज है चाहे वो सिविल जज है,
उसने ट्रायल में या डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील में कोई भी ऑर्डर पास किया, फॉर एग्जांपल एडजर्नमेंट का ऑर्डर पास किया, दैट डजंट मीन कि वो केस डिसाइडेड हो गया। केस डिसाइडेड मीन्स, या केस डिसाइडेड वुड इंक्लूड a decision on any substantial question in controversy between the parties affecting their rights or obligations। जो ये टर्म है ना, केस विच हैज बीन डिसाइडेड, इसके अंदर कौन से ऑर्डर्स इंक्लूड करेंगे, कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगी? हर एक ऑर्डर तो इंक्लूड करेगा नहीं। एवरी ऑर्डर शैल नॉट बी इंक्लूडेड एंड एवरी ऑर्डर शैल नॉट बी अपना कैनॉट बी, एवरी ऑर्डर कैन नॉट बी रिवाइज्ड बाय द हाई कोर्ट, कि उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल नहीं होगी। हियर ओनली दूज ऑर्डर्स विल बी एडेड, या दूज ऑर्डर विल बी टेकन विच will substantially affect upon the rights and obligations of the parties to the suit। जो substantial है, जो merits के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं केस की, या किसी पार्टी के राइट को अफेक्ट कर रहे हैं, और या उसकी किसी पार्टी की ऑब्लिगेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो वो ऑर्डर्स हो गए। एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? दूज ऑर्डर शैल बी नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, उनके अगेंस्ट अपील फाइल नहीं हो सकती, उनको अपील में नहीं लेके जाया जा सकता। उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट सिर्फ रिवीजन फाइल हो सकती है। रूटीन मैनर के ऑर्डर्स इंक्लूड नहीं करेंगे रिवीजन में। Thus orders of routine nature which are only procedural, जो procedural हैं such as adjournments, cannot be set to be an amount to be a case decided, उनको हम केस डिसाइडेड में नहीं लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ दूज केसेस आएंगे, वो केसेस आएंगे जो मेरिट्स ऑफ द केस पे इफेक्ट कर रहे हैं, या सब्सटेंशियल क्वेश्चन है उनमें जो किसी पार्टीज टू द सूट का राइट है, ऑब्लिगेशन के इफेक्ट कर रहे हैं। एंड दूज ऑर्डर्स आर नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स, उनके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की जा सकती, उनको रिवीजन में लाया जा सकता है। आगे क्या कहते हैं? which has been decided by any court subordinate to such high court and in which no appeal lies thereto, and if such subordinate court appears, ये कुछ illustrations की तरह हम यूज करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इन तीन के अगेंस्ट ही रिवीजन फाइल हो सकती है, कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी होंगे जो नॉन अपीलेबल होंगे। हम देखेंगे कि सेक्शन आई थिंक 104 है सीपीसी का, जहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ के जो सेक्शंस है उनके अगेंस्ट अपील लाई करती है, और ऑर्डर 41 है जिसमें दिया गया कि किन किन ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील लाई करती है। वहाँ पे सीपीसी में स्पेसिफिक है ये दो प्रोविजन में कि किन किन के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील लाई कर सकती है। तो उन ऑर्डर्स को छोड़ के अपील तो लाई करेगी नहीं। जो स्पेसिफिक ऑर्डर 41 में दिए हैं, सपोज करो 41 में अगर 10 ऑर्डर्स दिए हैं जिनके अगेंस्ट अपील लाई कर सकती है, तो अगर कोई 11वां ऑर्डर पास करता है उसके अगेंस्ट तो अपील लाई करेगी नहीं। तो उस 11वें ऑर्डर को हम देखेंगे कि वेदर दिस विल इफेक्ट अपॉन द मेरिट्स ऑफ द केस और नॉट, और वेदर इट इज सब्सटेंशियल इन द सूट दैट इट मे इफेक्ट अपॉन द राइट्स और द ऑब्लिगेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट। तो उस केस में उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन लाई करेगी। अगर वो ये चीजें इफेक्ट नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट रिवीजन भी लाई नहीं करेगी। आगे क्या कहते हैं? द कोर्ट इफ द सच कोर्ट अपीयर्स to have exercised a jurisdiction not vested in by law, or to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity। मतलब कि 3 केस आ गए जिसमें रिवीजन तो फाइल हो ही सकती है जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, कि एक तो कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं थी, उसने एंटरटेन कर लिया, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन लाई हो सकती है क्योंकि वो मेरिट्स ऑफ द केस पे इफेक्ट करेगा। या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है पर उसने रिफ्यूज कर दिया एक्सरसाइज करने के लिए, तो उस केस में भी रिवीजन लाई हो सकती है। थर्ड थिंग क्या है? कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, उसने एंटरटेन भी किया, बट उसने जो अपनी जुरिस्डिक्शन को यूज किया वो इलीगली किया, या उसमें कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है। इन दैट केस ऑल्सो जो हाई कोर्ट के पास रिवीजन लाई कर सकती है। आगे क्या कहते हैं? द हाई कोर्ट में सच ऑर्डर्स इन द केस एज इट थिंक्स फिट।
कि कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है रिवीजन में जो उसको ठीक लगे। नॉर्मली अगर आप क्रिमिनल और सिविल में डिफरेंस देखेंगे रिवीजन में, तो क्रिमिनल लॉ में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास करता है, रिवीजन लाई करती है सेशन जज के पास। अगर सेशन जज का ऑर्डर है तो हाई कोर्ट में लाई करती है। और सीपीसी में सेक्शन 115 में रिवीजन की पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। अगर सिविल जज ने ऑर्डर पास किया है और रिवीजन फाइल की जा सकती है उस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो रिवीजन लाई करेगी हाई कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने पास किया तो भी रिवीजन लाई करेगी हाई कोर्ट में। आगे क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स any order made or any order deciding an issue in the course of a suit or other proceedings except where the order, if it had been made in the favor of the party applying for revision, would have finally disposed of the suit or other proceedings। कि जो हाई कोर्ट है वो कोई भी ऑर्डर रिवीजन में ना तो वेरी करेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं करेगी, ना उसको रिवाइज करेगी, और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू, कि कोई भी ऑर्डर है जो लोअर कोर्ट ने पास किया है, उसने कोई इशू को डिसाइड किया है इन द सूट और किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, एक्सेप्ट वेयर द ऑर्डर, एक्सेप्ट उस ऑर्डर को छोड़ के, वेयर द ऑर्डर इफ इट हैड बीन मेड in the favor of the party applying for revision would have finally disposed of the suit or the other proceeding। मतलब ये कि एक ऑर्डर के अगेंस्ट एक पार्टी रिवीजन में चली गई तो हाई कोर्ट क्या देखेगी, हाई कोर्ट राइट अवे उस ऑर्डर को सेट असाइड या डिक्री को सेट असाइड, कोई भी प्रोसीडिंग्स में जो ऑर्डर पास हुआ उसको सेट असाइड या वेरी रिवाइज नहीं करेगी। कोर्ट क्या देखेगी, अगर जो पार्टी रिवीजन में आई है उसकी फेवर में ये ऑर्डर हुआ होता, whether that would have finally disposed of the suit or the proceedings or not, कि वो फाइनली डिस्पोज ऑफ होता सूट या प्रोसीडिंग के नहीं। कोर्ट ये चीज देखेगी जो पार्टी रिवीजन में गई है उसके क्या देखेगी कि अगर उसकी फेवर में ये डिसाइड हुआ होता। आगे कहते हैं, द हाई कोर्ट शैल नॉट अंडर दिस सेक्शन वेरी और रिवर्स एनी डिक्री और ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील लाइज either to the high court or to any subordinate court thereto। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर अपीलेबल है, whether the appeal lies to the district court or to the high court, अगर वो ऑर्डर अपीलेबल है और उसके अगेंस्ट अपील की रेमेडी है तो हाई कोर्ट रिवीजन नहीं एंटरटेन करेगी। हाई कोर्ट बोलेगी आपके पास अपील की रेमेडी है, गो एंड अवेल दैट रेमेडी, रिवीजन में आने की जरूरत नहीं है आपको। अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपीलेबल नहीं है, पहली कंडीशन यही है कि वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं होना चाहिए, नॉन अपीलेबल ऑर्डर है। अगर वो अपीलेबल है तो अपील में जाओ, रिवीजन में आने की जरूरत ही नहीं है। अ रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट एक्सेप्ट वेयर सच सूट और प्रोसीडिंग इज स्टेड बाय द हाई कोर्ट। मतलब कि मियरली फाइलिंग ऑफ अ रिवीजन अगेंस्ट एन ऑर्डर डजंट मीन कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे हो गई। एक पार्टी ने ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन फाइल कर दी, इससे मियरली फाइलिंग ऑफ रिवीजन डजंट मीन कि लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे होगी। स्टे कब होगी, जब हाई कोर्ट स्पेसिफिक स्टे का ऑर्डर पास करेगी तभी प्रोसीडिंग स्टे होगी। अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट एक पार्टी ने रिवीजन डाल दी और हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया तो लोअर कोर्ट पैरेलली अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू कर सकती है। नो डाउट रिवीजन वहाँ पे लगी रहेगी, कोर्ट डिसाइड कर देगी अपने टाइम के साथ हाई कोर्ट, पर लोअर कोर्ट भी अपनी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रख सकती है, रखेगी, रख सकती क्यों रखेगी। अगर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन, इन दिस सेक्शन एक्सप्रेशन एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड इंक्लूड्स एनी ऑर्डर मेड और एनी ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू इन द कोर्स ऑफ सूट और अदर प्रोसीडिंग्स। वही चीज कि ऊपर जो हमने डिसाइड किया कि एनी केस विच हैज बीन डिसाइडेड, केस डिसाइडेड का मीनिंग क्या है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कोई भी ऑर्डर जो सूट में कोई इशू या प्रोसीडिंग में कोई इशू को डिसाइड करता है या कोई अदर ऑर्डर कोर्ट देती है जो कि सब्सटेंशियली मेरिट्स ऑफ द केस पे इफेक्ट करे या किसी पार्टी के राइट्स के ऊपर इफेक्ट करे या ऑब्लिगेशंस के ऊपर इफेक्ट करे और उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई ना करती हो तो उसके अगेंस्ट
रिवीजन फाइल की जा सकती है। आगे है कि जुरिस्डिक्शन जो है कि अंडर सेक्शन 115 डिस्क्रिशनरी है हाई कोर्ट की। द जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 115 इज अ डिस्क्रिशनरी वन। इट इज लिमिटेड इन स्कोप एंड कवर्स ओनली जुरिस्डिक्शनल एरर्स। बेसिकली वो जुरिस्डिक्शनल एरर्स के ऊपर ही है, या कई बार होता है कि कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है एक ऑर्डर पास करने की, बट कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जाके उस ऑर्डर को पास कर देती है, देन ऑब्वियसली दैट ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल बट रिवीजन शैल लाई टू द हाई कोर्ट। Further, restrictions have also been placed in the exercising of the discretionary jurisdiction, and even where the conditions of the exercise of revisional powers are fulfilled, the court in exercise of its discretion in a judicial manner may still refuse to interfere। मतलब कि कई बार होता है कि कुछ ऑर्डर पास किए जिसके अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती, रिवीजन लाई करती है, पार्टी रिवीजन में चली गई। ये मतलब नहीं है कि आप रिवीजन में आ गए तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफियर करेगी। कोर्ट ऑर्डर को देख के ये भी बोल सकती है कि नो डाउट इसमें रिवीजन लाई करती है, आपने रिवीजन फाइल कर ली, बट देयर इज नो नीड टू इंटरफियर इन दैट ऑर्डर। कोर्ट हाई कोर्ट जो अपनी रिवीजन पावर को एक्सरसाइज करते हुए, अपने डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए रिफ्यूज कर सकती है इंटरफियर करने के लिए उस ऑर्डर में। रिवीजन में जो लोअर कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाना है, आगे है कि जो रिवीजन में हमने ऊपर देखा कि हाई कोर्ट में कॉल द रिकॉर्ड, तो जो कोर्ट हाई कोर्ट है वो सुओ मोटो भी रिकॉर्ड कॉल कर सकती है और पार्टी की एप्लीकेशन के ऊपर भी रिकॉर्ड कॉल करके उसको रिवाइज कर सकती है। सुओ अगर सपोज करो एक लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, दोनों पार्टी रिवीजन में नहीं गई, स्टिल द हाई कोर्ट हैज अ सुओ मोटो पावर टू कॉल द रिकॉर्ड ऑफ द लोअर कोर्ट एंड टू रिवाइज इट। उसको एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, अगर एप्लीकेशन पार्टी लगाती तो उसमें तो कोर्ट देखेगी, बट इफ द एप्लीकेशन हैज नॉट बीन फाइल्ड बाय एनी पार्टी देन इवन द हाई कोर्ट कैन कॉल द रिकॉर्ड ऑफ द लोअर कोर्ट सुओ मोटो और उसको रिवाइज कर सकती है। प्री के लिए याद रखिए कि रिवीजन फाइल करने का टाइम 90 डेज है। जो ऑर्डर जिस दिन पास हुआ उससे 90 डेज के अंदर अंदर रिवीजन फाइल करनी पड़ेगी आपको। अब आगे आते हैं कि जो इसेंशियल कंडीशंस है रिवीजन की, एक बार वो कर लेते हैं कि क्या क्या आएंगी। द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ रिवीजन, इसके ऊपर जो किस एक केस में डिस्कस की गई उसका नाम लिख लें आप, बलदेव दास शिवलाल वर्सेस फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स। उसमें अपना कंडीशंस क्या है, फॉर रिवीजन द केस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड, जो हमने टर्म अपना डिस्कस की, द केस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड, कि जो ऑर्डर है वो एक फाइनल ऑर्डर होना चाहिए, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए, फाइनल ऑर्डर होना चाहिए, उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई ना करती हो और वो ऑर्डर सब्सटेंशियली इफेक्ट करता हो मेरिट्स ऑफ द केस या कि पार्टी के राइट्स पे या ऑब्लिगेशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, कोर्ट विच डिसाइड द केस मस्ट बी सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। वो ऊपर ही है कि जो केस को डिसाइड किया, मीन्स जो ऑर्डर पास किया है वो ऑर्डर पास किया होना चाहिए कोर्ट सबॉर्डिनेट हो जो हाई कोर्ट से। ऑर्डर शुड नॉट बी अपीलेबल ऑर्डर, जैसे बताया आपको कि ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर नहीं होना चाहिए। और जो क्या सबॉर्डिनेट कोर्ट मस्ट हैव, वो क्या सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन वाले पॉइंट आ गए कि उसके पास जुरिस्डिक्शन थी उसने एक्सरसाइज नहीं की, या उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी उसने एक्सरसाइज कर ली, या उसके पास जुरिस्डिक्शन थी उसने एक्सरसाइज की बट वो जुरिस्डिक्शन उसने इलीगली या मटेरियल इरेगुलरिटी के साथ एक्सरसाइज की। तो ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो रिवीजन लाई करेगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसमें उस केस में रिवीजन लाई नहीं करेगी। बेसिक फंडा जो आपने देखना है वो क्या है कि जो लोअर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वेदर इट इज़ अ फाइनल डिसाइडेड केस, फाइनल डिसाइडेड ऑर्डर है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर तो नहीं है। सेकंड थिंग, वो ऑर्डर अपीलेबल है कि नहीं है। और थर्ड थिंग कि वो मेरिट्स के ऊपर या किसी पार्टी के राइट्स या ऑब्लिगेशन के ऊपर इफेक्ट करता है या नहीं है। अगर ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं, नहीं तो आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। तो
रिवीजन किस केसेस में फ़ाइल हो सकती हैं, किस केसेस में फ़ाइल नहीं होती। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स के लिए आप एक बुक जरूर रीड कीजिए, आपको उससे क्लैरिटी हो जाएगी कि ये केस डिसाइडेड में फॉल करेगा, ये चीज़ केस डिसाइडेड में फॉल नहीं करेगी। मेंस में आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। तो अगर शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दे के उसका रिवीजन का मीनिंग दे देंगे, ऑब्जेक्ट आपको बताया वो ऑब्जेक्ट दे देंगे, फिर उसके एसेंशियल्स दे देंगे, फिर उसमें केस डिसाइडेड जो टर्म है उसको एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो डिस्क्रिशनरी नेचर की उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और टाइम पीरियड को एक्सप्लेन कर देंगे कि कितनी देर में रिवीजन फाइल हो सकती है। आप अगर और अच्छा सा एज लेना चाहते हैं तो एक बार जो लिमिटेशन के पीछे टेबल दिया है उसमें आप वो आर्टिकल नंबर देख लें कि जिसमें रिवीजन का 90 डेज़ का टाइम पीरियड दिया है, उस आर्टिकल नंबर को रेफर कर दें कि एज पर सच आर्टिकल नंबर ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 द रिवीजन कैन बी फाइल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम सच एंड सच डेट। तो उससे आपको एक एज मिल जाएगा। तो आपको इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है मीन्स में। प्री में हाँ सेक्शन नंबर याद रखिए कि रिवीजन लाइज अंडर सेक्शन 115, रिवीजन का कोई ऑर्डर नंबर नहीं है। दो चीज़ें याद रखें इसमें, रिवीजन अंडर सेक्शन 115 है और इसको फाइल करने का टाइम पीरियड 90 डेज है। थर्ड थिंग, रिवीजन की जो जुरिस्डिक्शन है वो डिस्क्रिशनरी नेचर है। ये प्री के लिए आप साथ में याद रखें। थैंक यू।